डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो रनिंग जो पॉइंट था वो था हमारा यूनिट नंबर 3। और यूनिट नंबर 3 में जो फर्स्ट जो हमारा जो एक्सरसाइज थी, यानी जो फोर्थ पढ़ रहे थे, यानी यूनिट नंबर जो हमारे पास 3 है उसमें हमारी फोर्थ तथा फिफ्थ एक्सरसाइज इंक्लूड है वहाँ पर। ठीक है, दोनों एक्सरसाइज वहाँ पर हमारी यूनिट नंबर जो 3 है उसमें इंक्लूड है, फोर्थ तथा फिफ्थ। तो हमारी जो रनिंग जो एक्सरसाइज थी वो कौन सी थी? एक्सरसाइज नंबर 4। और एक्सरसाइज नंबर 4 का भी हम जो पहला वाला जो अभ्यास आपका जो वो है कार्य, यानी जो एक्सरसाइज नंबर जो 4 ए है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद भी यदि आपको वहां पर कोई दिक्कत आती है, किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर आप मुझे बता सकते हो, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उस चीज को वहां पर दूर कर दूंगा वहां पर। ठीक है, अब आ जाए हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 बी, जो हमारे उसी यूनिट नंबर 3 का पार्ट है, एक्सरसाइज नंबर 4 बी आर। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपकी क्वेश्चंस होंगे, यानी आपकी जो अवकल समीकरण होंगे, किस तरीके से होंगी? समघात रूप तो होगा, लेकिन ऐसा होगा कि जिसको परिवर्तित किया जा सके समघात रूप में। डायरेक्ट आपको नहीं दिखाई देगी वो, क्योंकि हम जानते हैं कि समघात का रूप किस तरीके से होता है, कि समघात जो अवकल समीकरण होती हैं उनका रूप कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। समघात अवकल समीकरणों का रूप किस तरीके से होता है? इस तरीके से। और अचर गुणांक का रूप कैसा होता है? अचर गुणांक के अवकल समीकरण का रूप कैसा होता है? इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रूप है। ये तो कौन सा हो गया? समघात अवकल समीकरण, समघात n कोटि के अवकल समीकरण। पूरा नाम क्या है? समघात n कोटि के अवकल समीकरण। और ये हमारा क्या आ जाएगा? अचर गुणांकों की n कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। तो ये हमारे जो रूप है, ये तो कौन सा हो गया कि समघात रैखिक अवकल समीकरण, और ये कौन सा हो गया? अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण। यहाँ बस फर्क इतना है कि यहाँ पर d के साथ जितनी d की कोटि होती है उतनी ही x की पावर हमारे पास प्राप्त होती जाती है हर पद में। और यहाँ पर इसका गुणांक कोई कांस्टेंट होता है, जो कि कोई नंबर हो सकते हैं वहां पर। ठीक है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। तो अब हमारा जो एक्सरसाइज बी वाला जो पार्ट है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि ऐसे समीकरणों की हम स्टडी यहाँ पर करेंगे कि जो वैसे तो समघात नहीं है, लेकिन उन्हें आप कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें? समघात रूप में आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके के अवकल समीकरण यहाँ पर एक्सरसाइज जो 4 बी है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो माना कि हमारे पास अवकल समीकरण इस तरीके की है। माना अवकल समीकरण, ये हमारी अवकल समीकरण है कुछ इस तरीके से कि माना अवकल समीकरण a नॉट ax प्लस बी, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी, a प्लस बी एक्स, और साथ में क्या है? dny अपॉन dx स्क्वायर, dny अपॉन dx की पावर n, और यहाँ पर भी इसकी पावर कितनी है? n। इस तरीके से प्लस दूसरा क्या आ जाएगा? a1 a प्लस bx की पावर n माइनस 1 dn माइनस 1y अपॉन dx की पावर n माइनस 2। इस तरीके से और आगे बढ़ाए यहाँ पर, तो और आगे क्या प्राप्त हो जाएगा? a2 a प्लस dx की पावर n माइनस 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? dn माइनस 2 y अपॉन dx की पावर n माइनस 2। इस तरीके से और फाइनली इसको बढ़ाया जाए आगे, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? ax a प्लस bx y, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? kx। तो इस तरीके की यदि हमारे पास कोई समीकरण हो, तो वह समीकरण हमारी इस तरीके की होती है कि इसे हम अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित कर सकते हैं। दोबारा फिर से सुनिए, यदि ऐसा रूप यदि होगा, अब रूप को आप ध्यान में रखो कि इसमें हो क्या रहा है, बाकी सब कुछ चीजें ठीक है, बस ये कि जो पद यहाँ पर आया है इसी पद का रिपीटेशन हो रहा है, बस पावर इसके अकॉर्डिंग चेंज होती जा रही है कि जितना डिफरेंशियल ऑपरेटर की पावर है उतनी ही हमारे इस पूरे व्यंजक की पावर है। हर बार देखो, यहाँ पर n-1 है तो यहाँ पर कितनी n-1 है, यहाँ पर n-2 है तो यहाँ पर भी n-2 है, और यहाँ पर एक भी डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं तो इसकी पावर कितनी है? 1 है। यह क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। तो इस तरीके से हमारा ये जो मेथड है कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो समझ रहे होंगे आप इन चीजों को। तो हम भी क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करके इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी पावर या तो 0 ले सकते हो या क्या ले सकते हो? सिंपल y ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया कि a प्लस बी एक्स की पावर n माइनस 1 और डिफरेंशियल ऑपरेटर इन दोनों की पावर यहाँ पर क्या हर पद में समान होंगी। तो ऐसा यदि हमारे पास कोई भी यदि रैखिक अवकल समीकरण होगा तो उसे हम चर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब वो रूप ऐसा हो
ये नहीं कि यहाँ कुछ और आ गया, यहाँ कुछ और आ गया, फिर उसको परिवर्तित कर रहे हैं, फिर नहीं हो पाएगा। हमारे प्रत्येक स्टेप में ये पद तो होना ही चाहिए, और जितनी इसकी पावर है उतनी पावर यहाँ पर होना चाहिए, तब जाके हमारा ये रूप किस में परिवर्तित हो सकता है, चर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण, यानी किस रूप में, इस रूप में ये परिवर्तित हो सकता है। और जैसे इस रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो इसके बाद तो जानते हैं कि चर गुणांकी को किस में परिवर्तित कर सकते हैं, अचर गुणांकी में, और अचर गुणांकी का हम आंसर निकालना अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये हमारी इसकी स्टोरी है कुछ छोटी सी, कि हमारे पास होगा जो ये चर गुणांकों की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका रूप इसके अकॉर्डिंग नहीं है, इसके अकॉर्डिंग, यहाँ जो हमने पढ़ा था इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका रूप किस तरीके से, अभी हमने जो समीकरण लिखी है इसका रूप कैसा है, इसका रूप इस तरीके से कि a प्लस बी एक्स, यहाँ पर इस तरीके से a प्लस बी एक्स डी, और साथ में क्या आ गया बाहर फिर y, इस तरीके से इसका रूप। वो वाला रूप नहीं है जो हमें चाहिए, ये कौन सा है, इस तरीके का रूप है। और ये जो तरीका है हमारा चर गुणांकों की समघात रैखिक अवकल समीकरण के अंतर्गत वो नहीं आता, ठीक है। लेकिन हम इस रूप को दोबारा कन्वर्ट किसमें कर सकते हैं, इसमें, और इसका आंसर हम जानते हैं कि इसको आंसर निकालने के लिए हमें किस रूप में आना पड़ेगा, इस रूप में। तो वो आप जो यूनिट नंबर 2 उसमें पढ़ते हुए आए हुए यहाँ पर, तो स्टेप बाय स्टेप्स को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो समीकरण का हल, तो इस समीकरण का हल कैसे करोगे आप यहाँ पर, ये तो हो गई हमारी समीकरण हो। तो समीकरण का हल कैसे करोगे, समीकरण के हल के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर कंसीडर किया कि माना a प्लस जो bx, जो हमारे पास जो एक्सटर्नल जो चीज आई है उसको हमने किसके बराबर मान लिया, v के बराबर, एक नए वेरिएबल के द्वारा यहाँ पर हम इसको मान लिया। अब v के लिए इसको ऐसा मान लिया, तो यहाँ से मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो डिफरेंशिएट करूंगा, ये आ जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा b, और यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा dv/dx, यानी मैं dv/dx के मान की यदि बात करूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, वो b। कुछ इस तरीके से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी b, कि जब भी हमें dv/dx की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या लिख पाएंगे, उसकी जगह b लिख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसा करने पर चलो एक अच्छी बात है कि हमें इस पद का मान यहाँ पर b मिल रहा है, लेकिन हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम तो ये है कि ये जो हमारा है, जैसे हमने इसको v में लिख दिया, जैसे इसकी पावर कितनी हो गई, v हो गई, v की पावर n हो गए, तो जब ये v की पावर n हो गए तो हमारा ऐसे x भी रखना चाहिए, x भी किस में रूप में आना चाहिए, v की फॉर्म में आना चाहिए, तब जाके हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, a0 v की पावर n, यहाँ पर dny/dv की पावर n, कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, जो कि n घात जो समघात अवकल समीकरण का रूप वो कहलाएगा, ठीक है। तो उसमें परिवर्तित करने के लिए आप क्या करोगे, चूंकि dy/जो dx है उसको आप v के पदों में किस तरीके से लिख सकते हो, इसके इस तरीके से लिख सकते हो कि dy/dv.dv/dx, हमें इसको किसके पदों में लिखना था, v के पदों में, dy/dx को किसके पदों में लिखना है, v के पदों में। तो v के पदों में लिखने के लिए हमने देखो v से v कैंसिल यदि मैं करूंगा तो वही मुझे dy/dx प्राप्त हो जाएगा जो पहले चाहिए था। अब जो चीज आपके पास अवेलेबल है उसको रख दो, तो हमारे पास देखो dv/dx की वैल्यू है क्या है, 1 से b है उसका मान, तो यहां से क्या लिखेंगे, इंप्लाइज दैट कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, b dy/dv। तो देखो ये काम भी हो गया कि जब फर्स्ट ऑर्डर का यदि डिफरेंशियल ऑपरेटर आपके पास है तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, b dy/dv लिख सकते हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और आगे बढ़ो यहाँ पर, अब यदि सेकंड ऑर्डर का आ जाए, यानी आपके पास आपको इस तरीके का ज्ञात करना हो, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल ऑपरेटर इस तरीके का यदि आपको ज्ञात करना तो क्या करोगे, तो उसके लिए इसको इस तरीके से बढ़ा देंगे कि d/dx, और जो पहले मिला था इसका एक बार डिफरेंशिएट और कर दो, यानी किसका, इस वाले का, और इस वाले का करेंगे तो यहाँ पर इसके बराबर कौन था ये, तो हमें इसका करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है आपको कुछ, भाई हमें क्या करना था, सेकंड ऑर्डर का प्राप्त करना था। सेकंड ऑर्डर के लिए मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का लिख सकता हूँ, आपको यदि ऐसे समझने में यदि दिक्कत आ रही है तो आप इसको ऐसे लिखिए, आप ठीक है भाई। जब ऐसा प्राप्त करना हो तो इसी का यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो ऐसा मिल जाता है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है ये, तो मैं इसको एक बार और आगे बढ़ा के क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा कि d/dx और क्या आ जाएगा, b dy/dv, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब ऐसा हो जाएगा तो इसको थोड़ा और सोल्व करें, क्योंकि हमारे पास एक पद में यदि x आ चुका है तो सामने वाले में बिल्कुल x नहीं आना चाहिए, तो इसको किस तरीके से हम सोल्व करें यहाँ पर। तो यदि आपको याद हो तो आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो आंशिक अवकलन वाली जो बुक पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था टोटल डिफरेंशिएशन, संपूर्ण अवकलज पढ़ा था वहां पर, टोटल डिफरेंशिएशन। तो वहां पर हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब हमारे पास एक ऐसा संबंध हो, कुछ इस तरीके का संबंध हो कि लेट अस कंसीडर कि y इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल v बट v इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, तो इन दैट कंडीशन
हम y का डायरेक्ट x के रेस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? मैं लिखूंगा मुझे चाहिए dy/dx, क्या चाहिए मुझे? dy/dx चाहिए, लेकिन लिखना मुझे क्या पड़ेगा? पहले मुझे लिखना पड़ेगा कि dy/dv कि पहले आप v के रेस्पेक्ट में करो और फिर क्या करो? v का, और फिर क्या करो? फिर लिखो आप dv/dx। इस तरीके से आप क्या प्राप्त कर सकते हो? टोटल डिफरेंशिएशन प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि फाइनली चाहिए किसके लिए था कि y का जो डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ है? x के साथ। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें इस तरीके से जाना पड़ेगा कि पहले y का v के रेस्पेक्ट में करो और फिर v का x के रेस्पेक्ट में करो, तब जाके टोटल डिफरेंशिएशन y विद रेस्पेक्ट टू x आपको फाइंड आउट हो सकता है। कुछ आई बात समझ में? ये आपका जो बीएससी पार्ट फर्स्ट है उसमें जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसके अंतर्गत टोटल डिफरेंशिएशन वाला जो पार्ट था हमारा, उसके अंतर्गत ये चीज थी वहां पर। तो यदि आपको ऐसा थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आप उन प्रश्नों को थोड़ा एक बार देखना, ताकि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो वैसे ही हमारे यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से, तो हमें प्राप्त क्या करना है? हमें इस वैल्यू को, जो कि वैसे संबंध किसमें है? y तथा v में संबंध है, लेकिन हम जानते हैं कि v एडिशनली, कि v अतिरिक्त x से रिलेटेड है। वो कहां से पता लगेगा? यहाँ से कि v किसके साथ संबंधित है? x के साथ। तो जब हमारी v की बारी आएगी तो v का फिर से कर देंगे x के साथ एक बार। तो हमें प्राप्त क्या करना है कि जो भी हमारी ये वैल्यू इसका विद रेस्पेक्ट टू x को फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? हमें प्राप्त हो जाएगा कि d2y/dx स्क्वायर, ठीक है। और ऐसा करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? देखो पहले आपको इसका किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा? v के रेस्पेक्ट में, और फिर v का फिर x के रेस्पेक्ट में आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो v तो कांस्टेंट है, v को तो बाहर ले लिया, जो रिमेनिंग पार्ट था उसका किसके रेस्पेक्ट में कर दिया? dy/dv। तो v के रेस्पेक्ट में पहले से तो एक बार हो ही रहा था, एक बार हमने और कर दिया। अब उसके बाद क्या बचा कि v का आपको फिर से करना पड़ेगा, तो v का फिर से किसके रेस्पेक्ट में कर दिया? x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जो v था वो किससे लिंक है? x से। यहां से देखो कि v का संबंध किससे है? x से, कि v इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, ठीक है। तो इस कंडीशन के कारण हम v का अगेन x के रेस्पेक्ट में और कर सकते हैं। ये चीज हमारी वो ही है जो बीएससी पार्ट फर्स्ट है, उसके अंतर्गत जो पांचवी आपकी एक्सरसाइज थी शायद पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो उसके अंतर्गत ये चीज आपको अच्छे से समझा रखी है वहां पर। तो यदि आपको यहाँ समझ में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो एक बार आप अपनी बुक के पेज को बदल कर उस चीज में आप समझना थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ हमें मिल गया। अब सभी के मान लिख दो यहाँ पर। इसका मान तो क्योंकि यहाँ पर तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास y तथा v के मध्य रिलेशन दे नहीं रखा, लेकिन हमें इसकी वैल्यू जरूर पता है कि dv/dx की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? यहाँ से देखो कितनी होती है? b। तो इसका मान जरूर रख सकते हैं b। तो एक b पहले का, एक b और, तो इसका मतलब कितना हो गया कि b² d2y/dv²। तो आपने क्या देखा कि जब भी आप इस तरीके से रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि d2y या dy/dx, तो साथ में एक एक b एडिशनली आपको मिलता रहेगा, और संबंध किसके साथ हो जाएगा? वो v के साथ आपका संबंध बनता जाएगा। तो ये हो गया आपका रिजल्ट नंबर, ये तो था हमारा रिजल्ट नंबर 2, और ये आ जाएगा रिजल्ट नंबर 3। सिमिलरली इसी प्रकार यदि आपको चाहिए तो क्या लिख पाओगे आप? इसी प्रकार हमें और रिजल्ट चाहिए आगे के, तो सिमिलरली हमें चाहिए dn-1y, हमें n-1 टाइम डिफरेंशिएशन के लिए चाहिए ये रिजल्ट। तो क्या लिख पाओगे? क्योंकि हमने देखा था कि जब 2 टाइम करते हैं तो v² आ जाता है, तो जब n-1 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा? b⁻n-1, और यहां से कितना हो जाएगा कि dn-1y divided by dx⁻n-1 लाइक दिस 4 नंबर। ओके, एंड अगेन यहां से क्या आ जाएगा? n टाइम यदि फाइंड आउट करना चाहो तो dny/dx⁻n। इन दैट कंडीशन क्या हो जाएगा यहाँ पर कि b⁻n हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? b⁻n। और आगे चलते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? dny, ये सॉरी यहाँ v आएगा, क्योंकि हम जो चेंज करते हैं उसकी वजह से कौन चेंज हो जाता है? v। तो यहाँ आ जाएगा v, और यहाँ क्या आ जाएगा? dv⁻n। इस तरीके से तो आपने क्या देखा कि कैसा भी आपके पास कोई भी डिफरेंशियल ऑपरेटर हो y तथा x के लिए, तो उसको हम चेंज किस में कर पा रहे हो? v के पदों में आप उसको चेंज कर पा रहे हो। तो देखो हमारे पास सारी चीजें चेंज हो गई यहाँ पर। ये तो हमने देखा ही था, इसको तो हमने क्या रख लिया था? इसको हमने लिख पाए थे v, तो ये तो क्या हो जाएगा? v। अब बात आती है इसकी, तो इसको क्या लिख पाएंगे? देखो b⁻n dny/dvn हो गया, ये भी चेंज। यहाँ देखो ये भी चेंज हो रहा है, सब चेंज हो जाएंगे ऐसा करने पर। और ऐसा करेंगे तो सामने वाला जो qx है ये भी चेंज हो जाएगा। qx को चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पर इसकी हेल्प लोगे कि जहां जहां x है वहां क्या लिख पाओगे आप?
देखो यहां से वहां पर लिख पाओगे आप क्या कि v माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, ये आप वहां पर भी लिख पाओगे। ठीक है, कि क्या लिख पाओगे कि v माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। तो ऐसा करने पर हमारा जो राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है वो भी इजी वे में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। तब व्यापक समीकरण से, तो हमारी जो जनरल इक्वेशन थी उसमें क्या लिखेंगे, तब व्यापक समीकरण से। देखो क्वेश्चन करने का तरीका हम डायरेक्ट भी बिल्कुल क्वेश्चन में अप्लाई कर देते, इस मेथड तो हो जाता, लेकिन आपके माइंड में भी ये चीज आ जानी चाहिए कि ऐसा क्यों हो पा रहा है, कि किस तरीके से इस समीकरण को आपने ऐसा लिख लिया, वहां पर किस कारण से ऐसा कर दिया। तो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही है। और जो पहले हमने जो मेथड पढ़े थे कि जब हम z इक्वल टू log x वाला जो मेथड हमने यूज में लिया था, वो भी हम डेरिवेशन उसका भी समझेंगे कि किस तरीके से कि जो x वाली फॉर्म है वो z में कन्वर्ट हो जाती है, ये चीज भी वहां पर जरूर समझेंगे। तो तब व्यापक समीकरण से, यानी इस समीकरण से क्या हो जाएगा, ये रूप a नॉट एज इट इज मिलेगा, तो a नॉट आपको मिल गया, a नॉट। ठीक है, a नॉट मिल गया। इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहां देखो, यहां इसकी वजह क्या आ जाएगा, v की पावर n, तो ये हो गया v की पावर n। साथ में इसको चेंज करोगे इस वाले को, तो इसके साथ क्या आ रहा है, b की पावर n और आ रहा है, तो b की पावर n एक कांस्टेंट वैल्यू, तो उसको मैंने कहा ले ली इसके साथ। ठीक है, और अब हमारे पास क्या आ जाएगा, dny अपॉन dv की पावर n, इस तरीके से। अगले पद में जाओगे a1 हो जाएगा, a1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, b की पावर n माइनस वन एंड v की पावर n माइनस वन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dn माइनस वन y अपॉन dv की पावर n माइनस वन, इस तरीके से हो गया पूरा। आगे इसको बढ़ाते जाओ यहाँ पर, तो बढ़ाते जाएंगे तो फाइनली हमें अंतिम पद क्या मिल जाएंगे, ये वाले। ठीक है, तो अंतिम पद क्या आ जाएगा इसका n, इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर, तो अंतिम पद हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं था, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ y, और लास्ट वाले क्या हो जाएगा y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा an। हो गया an y, और इधर को जाएंगे तो हमारा जो qx था अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले तो x के पद थे यहाँ पर, इसमें पहले तो कहते x के पद थे, अब x की जगह कौन आ जाएगा, v एंटर करेगा, और v एंटर करने के लिए क्या बनना चाहिए यहाँ पर कि v माइनस ए डिवाइडेड बाई b। तो यहाँ पर जहां जहां x है वहां क्या आ जाएगा, v माइनस ए डिवाइडेड बाई b। तो ऐसा करने पर हमारी जो समीकरण है वो पूर्णतः किसमें परिवर्तित हो जाएगी, चर गुणांकों की समघात समीकरण में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 6 चर गुणांकों, समीकरण 6 चर गुणांकों समीकरण 6 चर गुणांकों की समघात, चर गुणांकों की समघात रैखिक अवकल समीकरण है, चर गुणांकों की समघात रैखिक अवकल समीकरण है। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गई, हमको जो समीकरण मिली वो कौन सी मिल गई, चर गुणांकों की समघात रैखिक अवकल समीकरण हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से यदि हमारे पास कोई भी समघात में परिवर्तित की जाने वाली यदि अवकल समीकरण होती है, तो इस मेथड के द्वारा हम उसको कन्वर्ट किसमें कर सकते हैं, चर गुणांकों की समघात रैखिक अवकल समीकरण में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद की जो प्रोसेस होगी वो आपकी ठीक उसी प्रकार से होगी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में उसको किया था। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, वही सिंपल। अब यहाँ पर वेरिएबल जो v था वो कन्वर्ट किस में हो गया, वो सॉरी वेरिएबल x किस में कन्वर्ट हो गया, v में। अब यहाँ पर जो v है वो अन्य वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही हमारे सारे रिजल्ट मिलते हमें जाएंगे, तो उसके बाद जैसे ही यहाँ पर हम इसके सारे रिजल्टों को फाइंड आउट कर पाएंगे, उसके बाद बारी बारी से दोबारा उनको पुनः x के पदों में यहाँ पर लिख देंगे, और x के पदों में लिखने के बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो सारा मेथड है वो आपका एक्सरसाइज नंबर बी के अंतर्गत है। ठीक है, तो एक बार इस मेथड को पूरे को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। तो एक बार आप 2 मिनट के लिए इसको उतारिए, फिर हम इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन के साथ इस मेथड को समझते हैं।
अब देखिए आगे, तो इससे आगे हम एक क्वेश्चन के द्वारा इस चीज को समझेंगे कि क्या क्या हमने यहाँ पर जो प्रोसेस यूज में ली है वो क्या है। अब देखिए आगे यहाँ पे यहाँ से कि किस तरीके से हमने क्या मेथड जो यूज में लिया है उसको बारी बारी से यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर यहाँ देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका दे रखा है x प्लस ए का होल स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर। दूसरा है इसके साथ फिर आपका माइनस का 4x प्लस ए, साथ में है dy अपॉन dx और प्लस का 6y इक्वल टू x। ये आपका एक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंतर्गत यहाँ, ठीक है। तो देखो वो ये बिल्कुल यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा था कि हर जगह देखो जितनी पावर इसकी होगी उतना ही ये पद जो का तो आएगा, बिल्कुल एक की पावर कम नहीं है। तो x प्लस ए की पावर भी आप कितनी इतनी जितनी यहाँ पर डिफरेंशियल ऑपरेटरों की है। यहाँ पर इसकी पावर 1 है तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी है 1 है, और यहाँ पर जब ये है ही नहीं तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी होगी 0 है, बिल्कुल उसी तरीके से। यानी ये जो क्वेश्चन है ये आपका चर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित करने योग्य है, यहाँ पर है या नहीं है ना, बिल्कुल। अब देखिए आगे, अब आगे हम चलते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको हटाया, यहाँ पर इसको हटाकर हम इसको चेंज करना चाहते हैं किसमें, चर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण में, ठीक है। तो एक तरीका तो हमने जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट इसको ले लो कि वहां पर जो x का जो गुणांक होगा वो हमारा क्या आता था, b आता था। x का जो गुणांक होता था वो b आता था, और वो b इस तरीके से हमारे पास वेरी करता था। समझ रहे हो बात को कि x का जो गुणांक था वो b था। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से हम इधर देखो थोड़ा सा कि वहां हमने पहले इसको कैसे डिनोट किया था, हमने इसको लिखा था कि a प्लस बी एक्स। तो जो b था वो कौन था, x का गुणांक था, और ये वो कांस्टेंट था, तो ये तो वो बन गया। अब x का गुणांक कौन है यहाँ पर 1 है या नहीं है यहाँ पर। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले ये तो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, जितना v होगा उतना। तो चाहे आप एक बार लिख लो कि लेट x प्लस ए इज इक्वल टू v, ठीक है। तब जो हमारे पास dy अपॉन जो dx है वो सिंपल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, dy अपॉन dv में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो b था वो b कितना है 1 है। अब 1 का कोई महत्व होता नहीं है बार बार लिखने से। और यदि बात की जाए d2y अपॉन किसकी, dx स्क्वायर, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, d2y अपॉन dv स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो x का गुणांक था वो 1, और 1 का कितना आता है, स्क्वायर आता है। देखो यहाँ से वो कितना आता है, स्क्वायर आता। तो जब 1 का स्क्वायर कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम बात है बिल्कुल यहाँ पर। तो ये हमारे पास रिजल्ट हो गई। तो इन रिजल्टों के बेस पे हम इसको कैसा लिख पाएंगे, हम इसको लिख पाएंगे क्या कि v स्क्वायर, और यहाँ ये क्या बन जाएगा कि d2y अपॉन dv स्क्वायर। आगे की बात की जाए तो माइनस के 4v dy अपॉन dv, और आगे बढ़े तो कितनी बात आ जाएगी 6y, और x को भी चेंज कर लो, x का क्या हो जाएगा, देखो v माइनस a, ये x हो जाएगा। हो गई सारी चीजें चेंज होने के बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट किस में आ जाएगा, चर गुणांकों की समघात समीकरण में हो जाएगा 1 नंबर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 1 चर गुणांकों की, समीकरण 1 चर गुणांकों की समघात अवकल समीकरण है कि नहीं भाई, चेंज हो गई नहीं। अब ये क्वेश्चन जो आपने 4th ए पढ़ी थी उसके जस्ट बिल्कुल इक्वल है, जैसा हमारा 4th ए है उसी के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, जैसे हमने वहां किया था उस तरीके से यहाँ पर, चर गुणांकों की समघात अवकल समीकरण के तरीके से यहाँ पर। तो उसके लिए क्या कंसीडर करना पड़ेगा, वहां पर आप क्या मानते थे, log वाली वैल्यू, तो log के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको लेकर चलो। तो आपकी बात क्या मान लोगे यहाँ पर कि माना z इक्वल टू log v, क्या मानोगे, माना z बराबर log v इसलिए मान रहे क्योंकि हमारे पास वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो v है, इस वजह से पहले x हुआ करता था। अब यदि v की फॉर्म में हल किया जाए तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, e की पावर z। तो इन रिजल्टों को हम यूज में लेते हुए इसको क्या लिख पाएंगे, तब समीकरण 1।
अब वो पुराना मेथड यूज में ले रहे हैं बेटा, तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो यहाँ से क्या मिलेगा बताइए, यहाँ से आपको मिलेगा ये चेंज किसमें हो जाएगा, d एंड d माइनस 1 में, तो यहाँ से इसको लिख पाएंगे d एंड d माइनस 1, एक जैसा बना लेते हैं यहाँ पर d माइनस 1, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 4d और प्लस का 6, जो सभी पर डिपेंडेंट वेरिएबल जो y लगा होता है उसको मैं बाहर ले लेता हूँ और यहाँ से v को भी हम चेंज कर लेते हैं, तो v की जगह क्या लिख देंगे, देखो यहाँ से v की जगह लिख देंगे e की पावर z माइनस a, इस तरीके से। क्लियर सभी को, कुछ किया क्या आपने कुछ और, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी चीजें की हैं, यहाँ पर सिर्फ चेंज करके लिखा है यहाँ पर कि जो पहले ये था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, d माइनस 1 में कन्वर्ट हो गया, ये जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 4d में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसके पूरे को क्या बोलते हैं, d बोलते हैं। यहाँ इस कुछ नहीं था दोनों में से, तो सिंपल 6 आ गया, और y सभी में से जो डिपेंडेंट वेरिएबल था उसको कहाँ ले लिए, बाहर। ठीक है, अब ये जो समीकरण है इसको थोड़ा और सोल्व करो, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो एक लाइन में कर लो d स्क्वायर, दूसरे से आ जाएगा माइनस का d और माइनस के 4d कितने हो गए, माइनस के 5d, और प्लस का कितना आ जाएगा 6, और साथ में आ जाएगा y इक्वल टू e की पावर z माइनस a, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 के बारे में जानकारी दीजिए आप, तो समीकरण नंबर जो 3 है वो क्या है, चर गुणांकों की समीकरण हो गई है, सॉरी अचर गुणांकों की समीकरण हो गई है, तो समीकरण 3 अचर गुणांकों की, समीकरण 3 अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण है, जो कि हमारी यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत जो थी वही मैटर दोबारा आ गया। ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण है। अगर यदि ये रैखिक अवकल समीकरण है फिर तो हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि इसकी सहायता से हम CF फाइंड आउट कर लेते हैं, PI फाइंड आउट कर लेते हैं और दोनों को जोड़कर एक साथ लिख देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो अब चलिए आगे यहाँ पर, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका CF लिखेंगे, तो CF के लिए सीधा क्या मान लो आपकी Q, जो यहाँ पर QZ है वो किसके बराबर मान लो 0, ये हमने मान लिया कि मान QZ इक्वल टू कितना है 0। अब QZ इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास जो समीकरण रहेगी वो क्या रहेगी, d स्क्वायर माइनस का 5d प्लस का 6, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जहां पर जो d है उसकी वैल्यू कितनी होगी, d अपॉन dz होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ जो हम यूज में ले रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, d की वैल्यू d अपॉन dz है यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, तो आगे यहां से देखिए, जो हमने मेथड यहाँ यूज में लिया है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा जो मेथड हमने जब नया सीखा था वो तो यहीं कंप्लीट हो गया, हमारी कौन सी लाइन में, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हमने फोर्थ ए पढ़ी थी, ये तो फोर्थ बी चल रही है आपकी, जो फोर्थ ए पढ़ रही है उसी का फिर आगे वही पार्ट है फोर्थ ए का यहाँ पर, जो जिसको भी हमने अब तक 3 वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं उसके बारे में। तो आगे की प्रोसेस उसी के अकॉर्डिंग है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जिन लोगों को थोड़ा बहुत यदि किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको सोल्व कराकर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा बिल्कुल। ठीक है, तो आपको कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे इस चीज को शेयर कर सकते हो, एनीवे किसी भी तरीके से आप मुझसे शेयर कर सकते हो वो चीजें। तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। अब इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, आसानी से इसकी हेल्प से हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, सहायक समीकरण लिख सकते हैं, सहायक समीकरण, एक्सिलरी इक्वेशन। अब सहायक समीकरण लिखेंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगी, वो हमें प्राप्त हो जाएगी m स्क्वायर माइनस के 5m प्लस 6, माइनस के 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास सहायक समीकरण आ जाएगी। और सहायक समीकरण को सोल्व करें तो इसके दो फैक्टर क्या आ जाएंगे सहायक समीकरण के, एक तो आ जाएगा m माइनस 5 और एक आ जाएगा m, यहाँ पर आ जाएगा एक तो आ जाएगा 6 और एक क्या आ जाएगा प्लस 1, इस तरीके से यही आएगा। हाँ, 3 उसके रूप में, एक तो आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा -2, इस तरीके से होंगे इसके दो फैक्टर। क्योंकि दोनों को सोल्व किया जाए तो 3 दूनी 6 पॉजिटिव आना चाहिए और दोनों का जो एडिशन है तो माइनस के 3m और माइनस के 2m दोनों मिलकर माइनस के 5m बनाते हैं, तो ये हमारा रिजल्ट सही है। तो यहाँ से m की जो दोनों वैल्यूज हैं, m की दोनों वैल्यूज क्या आ जाएंगी, एक तो 2 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, दोनों वैल्यूज आ गई तो इनके बेस पर CF आसानी से लिखा जा सकता है। तो CF बराबर क्या आ जाएगा, CF बराबर आ जाएगा क्या, C1 e की पावर 2z, दूसरा क्या आ जाएगा C2 e की पावर क्या आ जाएगा 3z। हो गया कंप्लीट यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए हम जानते हैं कि जेड वाले पदों को दोबारा पहले वाले वेरिएबल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि जितनी इसकी पावर होती है उतनी वहां पर वो वेरिएबल आ जाता है। तो हमारा वेरिएबल यहाँ पर क्या था, v था, तो v के अकॉर्डिंग लेकर चले तो क्या आ जाएगा, c1v² आ जाएगा। देखो यहाँ पर सिर्फ क्या आ रहा है, c1v² आ रहा है, इधर को क्या आ जाएगा c2, ये क्या आ जाएगा v³ आ जाएगा। कुछ किया गया, वही पुराना वाला तरीका है ना, बिल्कुल जो था। तो c1v² और दूसरा क्या आ जाएगा c2v³ आ जाएगा। और आगे बढ़ो, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो तो बिल्कुल v में था ही नहीं, वो तो y x और y में था। तो यहां से हमने देखा कि v इक्वल टू क्या होता है x प्लस a, तो क्यों ना इसको दोबारा रिप्लेस कर दिया जाए। तो क्या लिख दिया c1 x प्लस a का होल स्क्वायर और यहां से कितना आ जाएगा c2 x प्लस a की पावर 3। तो फाइनली हमारे पास जो CF हमें मिला वो ये वाला है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर हो गई आपकी चौथी। तो चौथी के द्वारा हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर इसका CF फाइंड आउट हो गया। अब चलते हैं PI की ओर। यहाँ पर तो PI इक्वल टू, PI की प्रोसेस आपको पता है कि 1/FD डॉट QZ। तो FD का मान कितना था, यहाँ पर FD का मान था 1/D², 1/D² माइनस का 5D प्लस 6। अब बात की जाए QZ की, तो QZ हमारे पास कितना था, QZ था ये वाला, यानी क्या e की पावर z माइनस a, ये था हमारे पास। तो दोनों के ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा d² माइनस के 5d प्लस 6 और ये क्या आ जाएगा e की पावर z माइनस a कांस्टेंट है, a को बाहर ले लो तो यहाँ कितना आ जाएगा d² माइनस 5d और प्लस 6। ठीक है, और आगे देखो यहाँ पर जो 6, अब क्या बचा यहाँ पर, जब a आपने वहां से उसको भी ले लिया a को, तो a के साथ क्या गुणांक बचा 1, और 1 को आप e की पावर में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं, e0z यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम उसको क्या लिख सकते हैं, 0z यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ऐसा हम कर पाएंगे तो हमें तो हमारा पुराना वाला मेथड याद आ गया यहाँ पर कि ये तो कौन सी ट्रिक है हमारी, जो हमने यूनिट नंबर जो सेकंड के अंतर्गत पढ़ा था वो, कि जब e की पावर ax होता है तो वहां पर a को हम d के स्थान पर रखते हैं और रखने पर हमारे वैल्यू को चेक करते हैं। तो रख के देखो, z का मल्टीप्लायर कौन है 1, तो 1 को मैंने यहाँ रखा 1 1, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कितना हो गया देखो 1 और 6 कितने हो गए 7, और यहाँ कितने आ रहे माइनस के 5, तो अभी कितने बच रहे 2 बच रहे, तो क्या आ जाएगा 1/2 e की पावर z। सही है, बिल्कुल जीरो नहीं हो रहा, दोबारा चेक करो, 1 और 6 कितने हो गए 7, और यहाँ कितने आ रहे माइनस के 5, तो अभी पॉजिटिव के 2 बच रहे हैं, तो वो हमने यहाँ पर लिख दी। और आगे गए यहाँ पर, यहाँ तो केवल 0 है तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 0, तो क्या बचेगा 6, तो क्या आ जाएगा माइनस का a/6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका PI आ गया। कोई दिक्कत है PI निकालने में, बिल्कुल इजी है ना। अब देखिए आगे, ये हमारा PI हमने z के पदों में तो ज्ञात कर लिया, लेकिन वास्तव में ये तो क्या था, यहाँ पर x के पदों में था, तो क्यों ना इसको भी चेंज किया जाए। तो पहले तो ये चेंज होगा, तो 1/2 e की पावर z को क्या लिख सकते हैं, v की पावर 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा a/6। अब बात की जाए v की पुनः, तो v की वैल्यू कितनी थी x प्लस a, तो 1/2 यहाँ कितना आ जाएगा x प्लस a, और यहाँ पे कितना आ जाएगा a/6। सभी को सोल्व कर लो यहाँ पर, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया x/2 आ गया। यहाँ से देखो माइनस का a/2 और माइनस का a/6, दोनों मिलकर कितने हो गए माइनस के, एलसीएम ले लेंगे तो 2 3 6 यानी 3 और 1 कितने हो गए 4, तो ये कितना आ जाएगा 4a/6 आ जाएगा। 4a/6 को दोबारा नोट किया जाए तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 2/3, तो यहाँ से आ जाएगा x/2 माइनस का 2/3 a। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है इसकी PI की। तो फाइनली PI में हमें क्या मिलेगा कि PI बराबर कितना आ गया x/2 एंड माइनस के 2/3 a। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 5 नंबर यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप उसी मेथड से ज्ञात की जो हम जानते हैं, हमने कोई नई चीज नहीं सीखी। इस वाली एक्सरसाइज बात की जाए 4th B की, तो 4th B में बस इतना सा सीखा था कि जब हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस में नहीं हो, वो हमारे जो समघात में नहीं हो, लेकिन उसको कन्वर्ट किया जा सके, तो हमने थोड़ा सा मेथड यहाँ पर यूज में लिया उसको कन्वर्ट करने का, और उसके बाद देखो बड़ा क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया और हमने उससे आंसर भी फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ से समीकरण 5 तथा जो हमारे पास कौन सी मिली समीकरण नंबर 4, दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, सब इक्वेशन का आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक लाइन और देखिए, समीकरण का हल, अतः समीकरण का हल क्या मिलेगा आपको यहाँ से, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा अतः समीकरण का हल। तो समीकरण का हल हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, समीकरण का हल हमें प्राप्त होगा y = CF। तो CF आपने देखा कितना आया था कि C1
x प्लस a का होल स्क्वायर C2 x प्लस a की पावर 3 और यहाँ से पी आई के मान कितने आगे देखो x/2 और है माइनस के, तो यहाँ से यदि मैं इसको प्लस है यहाँ पर तो x/2 माइनस के 2/3 a, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई यहाँ पर इस तरीके से। तो आपके पास जो भी प्रश्न हो आप इस तरीके से उसको खोल कर लिखिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक काम और कर सकते हैं, यदि इसको आप खोलोगे थोड़ा और यहाँ पर तो x प्लस a को यदि बार बार खोलोगे तो देखो यहाँ से भी आपको मिलेगा x स्क्वायर के पद, यहाँ से भी आपको नहीं मिला, यहाँ भी मिलेगा, तो उन सभी x स्क्वायर के पदों को आप एक साथ ले सकते हो, उसके बाद x के पदों को एक साथ ले सकते हो और कांस्टेंट पदों को आप एक साथ ले सकते हो। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा और कर सकते हैं यहाँ पर। तो एक बार आप अपने आंसर शीट से इसको मैच करना और आंसर शीट से मैच करने के बाद आप ये देखना क्या आपको आंसर इस तरीके से दिया गया है या इसको और ज़्यादा शॉर्ट किया गया है। शॉर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर मिलने वाला है और यहाँ पर भी देखो जब क्यूब को खोलेंगे तो कहीं ना कहीं एक पद आपको एक्स स्क्वायर का जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वो दोनों पद, दोनों में गुणांक यहाँ पर C1 यानी कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्यों ना उन सभी में से कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ कर दिया जाए, तो ऐसा करने पर हमें एक एक्स स्क्वायर प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात की जाए x वाले पद, तो x का पद यहाँ पर भी मिलेगा और x का पद यहाँ पर भी मिलेगा और x का पद यहाँ पर भी है, तो इन सभी को एक साथ कर लेंगे तो एक पद यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब कांस्टेंट की बात की जाए तो कांस्टेंट यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, तो एक काम वो कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर a क्यूब मिलेगा, यहाँ पर ओनली a मिलेगा, तो ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। अदरवाइज x तथा x स्क्वायर ये तो आपको सिंपल एक साथ आप उनको कलेक्ट कर सकते हो। तो आप अपनी बुक से एक बार आंसर मैच करना और उसके बाद ये देखना कि हमने जो लिखा है क्या वो सही है या इसको और आगे हम शॉर्ट करके लिखे उसके अकॉर्डिंग, तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि किस तरीके से हमारा आंसर बुक के अकॉर्डिंग प्रॉपर होगा। ठीक है, अगर इतना समझाने के बाद भी यदि आपको कहीं पर भी यदि कोई दिक्कत वगैरह आती है या किसी प्रश्न को सोल्व करने में आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज के द्वारा या किसी भी तरीके से आप या कमेंट्स बॉक्स में उस चीज़ को डालकर उस चीज़ का मेंशन करके आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम वहाँ पर उस चीज़ को बिल्कुल दूर करेंगे। ठीक है, तो सभी को गुड बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।